पाकिस्तान का परमाणु बम है असली निशाना। अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जो भड़क उठे हैं बिलावल भुट्टो। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जापान और वियतनाम दोनों ही क्यों टूट पड़े हैं बांग्लादेश के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग। इसे लेकर सत्ता में मौजूद गठबंधन भड़क गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल किया कि वे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा है अब पीटीआई संस्थापक इमरान खान के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं। पीपीपी प्रमुख ने कहा कि हमें उन साजिशों का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है। हमें राजनीति को अलग रखकर पाकिस्तान और उसके बचाव के बारे में सोचना होगा। बिलावल ने शुक्रवार को गढ़ी खुदा बख्श में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे उस परमाणु टेक्नोलॉजी पर बुरी नजर डाल रहे हैं जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते हुए पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका से हमारे आंतरिक राजनीति के मामले में बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान महज बहाने हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिकी सांसदों का पाकिस्तान में लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है और ये भी कहा कि इमरान खान केवल एक बहाना है, उनकी असली निशाना पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के संस्थापकों को इन बयानों के बारे में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बयान दे रहे थे वे अब इमरान खान की रिहाई क्यों चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई और उसके संस्थापक इमरान खान को इन बयानों की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि एक लॉबी ऐसी सरकार लाना चाहती है जो किसी भी चीज पर समझौते के लिए तैयार हो जाए जिसमें परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी अभियान के दौरान परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में परमाणु हथियार बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। वहीं अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के आतंकियों के हाथ में जाने को लेकर डर जाहिर करता है। अब जहां पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की हलचल मची हुई है, वैसे तो प्रतिबंध सब पर कुछ न कुछ लगे हैं, पर टेंशन में पाकिस्तान ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा परेशान है प्रतिबंध की वजह से। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करने वाली संस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित रूप से खतरा घोषित किया है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि 16 दिसंबर को रावलपिंडी स्थित नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अमेरिका का कदम दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुकाने का प्रयास था। पाकिस्तान अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भी परेशान है क्योंकि वह इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बाइडेन से भी ज़्यादा सख्त माने जाते हैं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने पिछले गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताएं एक उभरता हुआ खतरा है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान के बड़े राजनीतिक टिप्पणीकार नुसरत जावेद ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका तभी खतरा मान सकता है जब वो इजराइल को अपना 91वां देश मानता है। जावेद ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी सोचते हैं कि मुस्लिम देशों के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए क्योंकि हम मुसलमान पागल हैं। अन्य पाकिस्तानी विश्लेषकों ने वाशिंगटन के इस आश्चर्यजनक कदम और सीरिया और ईरान के एयर डिफेंस पर हालिया हमलों के बीच समानताएं जताई और पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और भारत के दोहरे हवाई हमले की संभावना भी जताई है। लेख में कहा गया कि ऐसी भविष्यवाणियां 1981 में भारत और इजराइल के पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी पर बमबारी करने की कथित योजनाओं के आरोपों पर आधारित है। हालांकि तब अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि वह अफगानिस्तान सोवियत संघ के कब्जे को विफल करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था। वाशिंगटन में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के एडमंड ए वॉल्स स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस के प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने कहा कि अब पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर सीधा सैन्य हमला करना संभव नहीं होगा क्योंकि ईरान के उलट पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति है। इस पर हमला करने के नतीजे गंभीर होंगे। कहा गया कि इजराइल ने ईरान पर केवल इसलिए बमबारी की क्योंकि उसके पास परमाणु बम नहीं है। उन्होंने
कहा कि मध्य पूर्व में इजराइल से जुड़े संघर्ष इतने दूर हैं कि पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका नहीं है, पर ट्रंप के आने से परेशान दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है, ये भी देखने को मिल रहा है। खैर, जहां भारत के एक पड़ोसी के साथ ये हो रहा है तो वहीं दूसरा पड़ोसी भी कुछ न कुछ परेशान जरूर दिख रहा है। वैसे बात करें तो बांग्लादेश में एक अलग ही सीन इस वक्त चल रहा है और इस बीच बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दिया है उसके पास के ही पड़ोसी ने, और वो है वियतनाम। वियतनाम ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में अब बांग्लादेश की इंडस्ट्री को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत ने क्यों छोड़ना शुरू नहीं किया, भारत को छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि भारत अभी शुरुआत ही कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे शुरू से ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन वियतनाम, चाइना वो देश हैं जिन्होंने पहले से ही ध्यान दिया है। इस वजह से इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है और जैसे जैसे मांग आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर वियतनाम वगैरह उस मांग को हैंडल भी करते जा रहे हैं। तो नए कस्टमर बनाने में इन्हें सुविधा हो रही है। अब नंबर 2 का जो पोजीशन है, नंबर 2 का पोजीशन जो कभी बांग्लादेश का हुआ करता था, वो पोजीशन अब जा रहा है वियतनाम के हाथों में और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। एक बार जब कस्टमर चला जाता है तो फिर वापस से लौट कर नहीं आता है। तो कुछ हिस्से इसके वियतनाम पे जा रहे हैं तो कुछ हिस्से भारत के पास भी जा रहे हैं। इस बार वियतनाम ने $44 बिलियन का गारमेंट एक्सपोर्ट कर दिया है और बांग्लादेश को अब रास्ते से हटा दिया है। हालांकि बांग्लादेश में जो ये बंद होने का सिलसिला है ये जारी है और अभी लंबे समय तक जारी भी रहेगा। वहीं बात करें जापान की तो जापान ने यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर एक लेवल 1 का अलर्ट जारी कर दिया है और जिसमें इन्होंने कहा है कि पहले से डेंजर थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर अपने नागरिकों को जाने से पहले थोड़ा संभल कर जाने की बात कही है। पर बांग्लादेश इस वक्त एक और काम कर रहा है और वो काम है कि यूरोपीय यूनियन के लिए अपना वीज़ा सेंटर ढाका में बुलवा रहा है और इसके लिए दिसंबर 9 को 19 मेंबर का यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन, जिसमें माइकल मिलर जो हेड ऑफ डेलीगेशन थे, ये बांग्लादेश पहुँचे और यहाँ चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से इन्होंने ढाका में मुलाकात की। ये पहली बार था कि इतने ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और अब माना जा रहा है कि भारत से ये शिफ्ट होगा और इसकी पूरी तैयारी ये कर रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है भारत में वीज़ा सेंटर होने से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है उन्हें, इसलिए वो चाहते हैं कि वीज़ा सेंटर अब उनके अपने ही देश में हो ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हालांकि एक तरीके से ये भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना ही है, पर जो भी है फिलहाल ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रिश्तों में कुछ बदलाव दिखता है तो फिर वो अलग बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।